हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा कुलदरा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों अजमेर के चौहानों से संबंधित पिछली क्लास में हमने जो है शाकंभरी के चौहानों की रूपरेखाएं, शाकंभरी के चौहानों की पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। उसी तारतम्यता को, उसी क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए अजमेर के चौहानों की जो शुरुआती बातें हैं शाकंभरी के चौहानों को पढ़ने के बाद में, वो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है। और जो कार्य प्रणाली हम पढ़ना शुरू करते हैं, जो कार्य प्रणाली हम समझना शुरू करते हैं, वो देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ, किस प्रकार घटना घटी, कौन कौन सी बातें हुई। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो शाकंभरी के राजा थे, जिन्होंने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था और उपाधि जिनको मिली हुई थी परम भट्टाचार्य महाराजाधिराज परमेश्वर की। उनके बाद में 1113 में वो राजा थे और उनके बाद एक राजा बने साहब अजयराज चौहान, जिन्होंने एक नगर बसाया अजमेर और उसी अजमेर को अपनी बना लिया राजधानी। तो जो पुष्कर में चौहान आ पहुँचे थे वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, अजमेर में, क्योंकि राजा हमेशा जो निवास करता है वो राजधानी क्षेत्र में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? राजधानी क्षेत्र में निवास करता है। तो अजमेर के चौहानों की जो पृष्ठभूमि शुरू होती है, अजमेर के चौहानों की जो वार्तालाप शुरू होती है, वो आज से हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे कि कौन सा राजा पहला बना, कौन सा बाद में बना, कौन सा कब से कब तक बना। तो डायग्राम हम शुरू करते हैं बनाना, ध्यान दीजिएगा, ढंग से समझिएगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अब अजमेर के शासकों के डायग्राम की। अजमेर के शासक कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन सा राजा अजमेर पर अधिकार करके अपना साम्राज्य चलाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे अजमेर के शासक। ध्यान देना, देखो अजमेर के शासकों की पृष्ठभूमि हमने शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम पढ़ते हैं अजमेर के शासक। और ये जो अजमेर के शासक हैं, सबसे पहले इनका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक डायग्राम तैयार करेंगे कि पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना। तो एक डायग्राम तैयार करेंगे अजमेर के चौहानों का। तो ध्यान रखना, अजमेर के शासकों में जो पहला राजा बना वो बना दोस्तों अजयराज चौहान। कहानी बहुत तरीके से समझते जाना है अब आप लोगों को। अजमेर जिसने बसाया वो था अजयराज चौहान। तो प्योरली जो अजमेर के चौहान शुरू होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? अजयराज चौहान से। तो पहला जो अजमेर का राजा बना उसका नाम था अजयराज चौहान। अजयराज के बाद में इसका पुत्र राजा बनेगा और इसी अजयराज के जो पुत्र थे उस पुत्र का नाम था अर्णोराज। अजयराज के पुत्र का क्या नाम था? अर्णोराज। और ये वही अर्णोराज है जिसे हम इतिहास में क्या कहते हैं? आनाजी कहते हैं। तो अजयराज के बाद में जो चौहान वंश का राजा बनेगा वो अजयराज का पुत्र बनेगा और पुत्र का क्या नाम है? अर्णोराज या आनाजी। फिर हम बात करेंगे कि ये जो आनाजी है, ठीक है, इस अर्णोराज के 3 पुत्र थे। वही कितने पुत्र थे इसके? 3। बहुत तरीके से समझना है। अब अर्णोराज के थे 3 पुत्र और तीनों राजा बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, समय की मांग क्या होती है। तो अर्णोराज के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। अर्णोराज के जो 3 पुत्र थे, उन 3 पुत्रों में जो पहला पुत्र था एक, उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था उस पुत्र का? जगदेव। ध्यान से समझिएगा, अर्णोराज के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था जगदेव। दूसरा पुत्र जो था उसका नाम था विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड तो पहले आ गया, विग्रहराज चतुर्थ। और इसी को हम कहते हैं बीसलदेव चौहान। ध्यान रखना, बीसलदेव चौहान। तो जगदेव के अलावा जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था विग्रहराज से चतुर्थ और उसी को हम कहते हैं बीसलदेव चौहान, ठीक है। तो ये था साहब दूसरा पुत्र। तीसरा जो पुत्र था जिसके बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम समझते हैं, वो जो तीसरा पुत्र था
उस तीसरे पुत्र का जो नाम था, वो तीसरे पुत्र का नाम था, तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। तो इस अर्णोराज के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे दोस्तों। एक का नाम जगदेव, एक का नाम विग्रहराज चतुर्थ जिसको बिसलदेव चौहान भी कहते हैं, और एक का नाम था सोमेश्वर चौहान। ये 3 बेटे। इतिहास जब क्रमबद्धता से आगे बढ़ेगा तो आप पढ़ोगे कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। साहब ढंग से समझना, जगदेव ने अर्णोराज के बाद में राजगद्दी प्राप्त कर ली, लेकिन जगदेव ने अपने जिस पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की, वो पिता कौन थे? अर्णोराज। तो अर्णोराज के मरने के बाद पितरंता बन गया जगदेव। ऐसा पुत्र जो पिता की हत्या कर देता है उसे हम कहते हैं पितृहंता। और जो पहला पितृहंता है चौहान वंश का, वो कौन है? जगदेव। तो जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी है? हत्या, और राजा बन गया। फिर इतिहासकार कहते हैं कि साहब इस हत्या का बदला लिया बीसलदेव चौहान ने, और बीसलदेव ने अपने भाई जगदेव की क्या कर दी? हत्या कर दी। और राजगद्दी किसने प्राप्त कर ली? बीसलदेव चौहान ने। ढंग से समझना, बीसलदेव ने अपने भाई की हत्या कर दी, और जैसे ही भाई की हत्या कर दी तो राजगद्दी जो प्राप्त कर ली, ठीक है, राजगद्दी जिसने प्राप्त कर ली, जो राजगद्दी प्राप्त करके बैठा हुआ है, वो राजगद्दी प्राप्त करके कौन बैठा हुआ है दोस्तों? तो वो राजगद्दी प्राप्त करके बैठा हुआ है साहब यहाँ पे बीसलदेव चौहान। अब जैसे ही बीसलदेव चौहान राजा बन गया, तो बीसलदेव के बाद में जो राजा बना, वो राजा बना इसका पुत्र, बीसलदेव चौहान का पुत्र। और इसका जो पुत्र था उसका नाम था अपर गांगेय। क्या नाम था पुत्र का? अपर गांगेय। तो जो राजा बनेगा अगला बीसलदेव के बाद, वो बनेगा इसका पुत्र, और पुत्र का क्या नाम रहेगा? अपर गांगेय। अपर गांगेय राजा तो बन गया, लेकिन उसी समय इस जगदेव का भी एक पुत्र था, और जगदेव के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान सेकंड। पृथ्वीराज चौहान सेकंड। प्रथम नाम हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था। ये पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? सेकंड। ठीक है, तो ये राजा था पृथ्वीराज सेकंड। कहाँ का राजा था साहब ये पृथ्वीराज सेकंड? अजमेर का राजा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि अपर गांगे बीसलदेव के बाद राजगद्दी पर बैठ गया। जैसे ही अपर गांगे राजगद्दी पर बैठा, तो अपर गांगे के बाद में जैसे ही अपर गांगे राजगद्दी पर बैठा, तो अपर गांगे के बाद में जिस व्यक्ति ने अजमेर के चौहानों की राजगद्दी पर शासन किया, तो ध्यान रखना अपर गांगे बन गया राजा। अब जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने अपर गांगे से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मैंने आपको बताया था कि साहब जगदेव की हत्या बीसलदेव ने की थी, तो इसने इसको पकड़ लिया, बोला तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा, अब मैं तेरे को मारूंगा। और ये कह के इससे पृथ्वीराज सेकंड ने अपर गांगे की क्या कर दी? हत्या। और राजगद्दी किसने प्राप्त कर ली? पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने। कहते हैं कि बुरे काम के बुरे नतीजे। ये जो पृथ्वीराज चौहान सेकंड था, ये अपर गांगे को मार के राजगद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन ये क्या रहा? निसंतान। इसके कोई संतान नहीं हुई। ये क्या रहा विद्वानों? निसंतान रहा। और जब ये निसंतान रहा, तो उस समय जो अगला राजा बनाया, वो अगला राजा बना दिया सोमेश्वर चौहान को। वृद्धावस्था में राजा बनाए सोमेश्वर चौहान। इससे सोमेश्वर चौहान के 2 पुत्र थे। सोमेश्वर चौहान के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ढंग से समझना। और सोमेश्वर चौहान के जो 2 पुत्र थे, उनमें पहले का नाम तो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो अजमेर के बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो जो पहला पुत्र था सोमेश्वर चौहान का, वो तो था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था हरिराज। दूसरे पुत्र का क्या नाम था? हरिराज। ये वही हरिराज है जिसके नाम से हरियाणा बसा हुआ है। तो हरियाणा जिस हरिराज के नाम से बसा हुआ है, वो ये रहा पृथ्वीराज चौहान थर्ड का भाई। और ध्यान रखना विद्वानों कि जब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान थर्ड पढ़ाऊंगा, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा
पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज को बार बार एक व्यक्ति परेशान करेगा जिसका नाम रहेगा नागार्जुन। वो कौन था? तो इसी अपर गांगे का एक पुत्र हुआ था और उसी पुत्र का नाम क्या था? नागार्जुन। और ये नागार्जुन जो है, ये नागार्जुन बार बार जिसे परेशान करेगा, वो किसे परेशान करेगा साहब? ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। तो ये दोनों वर्सेज में रहेंगे, विरोध में रहेंगे एक दूसरे के, जब पढ़ेंगे, जब नाम आएगा बार बार। और कहते हैं कि पृथ्वीराज पिता के मरने के बाद पृथ्वीराज राजा बना, और पृथ्वीराज के बाद में इस पृथ्वीराज का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र का क्या नाम था? गोविंदराज। और कहते हैं कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था गोविंदराज, ये गोविंदराज जो था ये 1194 ईस्वी में, ये 1194 में रणथंभौर चला गया। और 1194 में रणथंभौर में जाकर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी इसने। रणथंभौर में किस वंश की स्थापना कर दी? चौहान वंश की स्थापना कर दी साहब इन्होंने। तो रणथंभौर में जाकर इन्होंने किस वंश की स्थापना कर दी? चौहान वंश की। तो ये डायग्राम है, थोड़ा क्लिष्ट डायग्राम है, कठिन डायग्राम है, रिपीट करता हूँ, दोबारा समझना। नंबरिंग डालेंगे यहाँ पे, ढंग से समझना, नंबरिंग डालेंगे तब बात समझ में आएगी। देखो, सबसे पहला राजा बना अजयराज चौहान, तो पहले नंबर का राजा है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान के बाद राजा बनेगा इसका पुत्र अर्णोराज, तो दूसरे नंबर का राजा है अर्णोराज। अर्णोराज के 3 पुत्र थे, जगदेव, बिसलदेव, सोमेश्वर चौहान। कहते हैं कि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और राजगद्दी प्राप्त कर ली। तो तीसरा जो राजा बना वो कौन बना? जगदेव बना। बाद में जगदेव की हत्या कर दी इसके भाई बिसलदेव ने और राजगद्दी प्राप्त कर ली। तो चौथा राजा कौन बना? बिसलदेव बना। बिसलदेव के बाद इसका पुत्र राजा बना, क्या नाम था? अपर गांगे। तो 5वें नंबर का राजा कौन बना? अपर गांगे बना। अपर गांगे की हत्या कर दी थी पृथ्वीराज सेकंड ने, बोला कि तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा तो मैं तेरे को मारूंगा, और अपर गांगे की हत्या कर दी पृथ्वीराज ने। और 6ठे नंबर का राजा कौन बना? अपर गांगे। लेकिन अपर गांगे क्या था? निसंतान था। अरे अपर गांगे क्या था? निसंतान था। तो अपर गांगे के इसके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेकंड क्या था? निसंतान था। जब ये निसंतान था तो इसके तुरंत बाद में जो राजा बनाया गया, ढंग से समझना, अपर गांगे की हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने। ये जो पृथ्वीराज चौहान सेकंड था ये क्या था? निसंतान। और ये निसंतान था, ये जो था निसंतान था, तो इसके तुरंत बाद राजा बनाया गया सोमेश्वर चौहान को। तो 7वें नंबर का राजा बना सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर के मरने के बाद 8वें नंबर का राजा बना इसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और पृथ्वीराज अजमेर का अंतिम शासक माना जाता है। अजमेर का कैसा राजा मानते हैं इसको? अंतिम शासक। और बाद में इसका पुत्र गोविंदराज 1194 में रणथंभौर चला जाता है और वहाँ जाके चौहान वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो बात क्लियर कट आ गई होगी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर जगदेव, फिर बिसलदेव, फिर अपर गांगे, फिर पृथ्वीराज चौहान सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज चौहान थर्ड। कब से कब तक बने, क्या हुआ वो तो पढ़ेंगे जब समझाऊंगा मैं सारी गणित, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज कर लीजिए और लिख लेना इसको, ताकि आगे का जो इतिहास हम पढ़ेंगे वो बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समझ में आ पाए, आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाओ। आगे समझना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे की जो परिचर्चा है, तो पहला राजा जो बना 1113 से लेकर 1133 तक जो राजा बना उसका नाम क्या था? अजयराज चौहान। अब सुनते जाना है, बहुत तरीके से समझते जाना है। 1113 से लेकर 1133 तक जो अजमेर का राजा बना उसका क्या नाम था? अजयराज चौहान। सबसे पहला प्रश्न, और प्रश्न ये आता है कि अजयराज चौहान को एक इतिहास में एक और उपनाम से जानते हैं और इन्हें कहते हैं अंजार का धनी। ढंग से समझते जाना। अजयराज चौहान को हम क्या कहते हैं? अंजार का धनी कहते हैं। और क्यों कहते हैं अंजार का धनी? तो इसके पीछे लॉजिक है, मैं बताऊंगा कि अजयराज चौहान ऐसा राजा था जो शासन के अंतिम चरणों के दौरान राजपाट त्याग देता है, सन्यासी बन जाता है, पुष्कर चला जाता है, और उस समय तुर्की आक्रमण होंगे
और जब तुर्की आक्रमण होते हैं तो दोबारा तलवार उठाता है, लेकिन कहते हैं कि तुर्की आक्रमणकारियों ने इसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया था, अर्थात जो मुंड है वो रुंड से अलग कर दिया। कहते हैं कि इसका सर आक्रमणकारियों से युद्ध में लड़ते हुए अलग हो गया धड़ से, लेकिन इनका धड़ आक्रमणकारियों को खदेड़ते 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 पुष्कर से अजमेर तक चला गया। पुष्कर से इसका धड़ जो है वो अंजार तक चला गया, और ये अंजार जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। अंजार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और वहाँ जाके इनका धड़ गिरा, तो वहीं पे अजयराज का सबसे बड़ा सबसे फेमस मंदिर बना हुआ है, और इसलिए अजयराज चौहान को हम क्या कहते हैं? अंजार का धणी कहते हैं। तो ध्यान रहे मित्रों, ध्यान रहे दोस्तों कि अंजार का धणी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुर्की आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया, लेकिन सिर धड़ से अलग होने के बाद भी इनका धड़ आक्रमणकारियों को खदेड़ते 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 अंजार तक पहुंच गया। अंजार गुजरात में पड़ता है, और जैसे अंजार तक पहुंचा तो वही इनका धड़ गिर गया। और सबसे प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है इनका, वो गुजरात के अंजार में बना हुआ है, इसलिए इनको अंजार का क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि ये जो पृथ्वीराज चौहान, ये अजयराज चौहान जो है, इस अजयराज चौहान की विशिष्ट रूपरेखाएं कि ये जो अजयराज चौहान है, एक साहित्यकार हुए पंडित गोपीनाथ शर्मा। और विद्वानों, पंडित गोपीनाथ शर्मा ने, पंडित गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज चौहान के शासनकाल को, ध्यान रखना, पंडित गोपीनाथ शर्मा अजयराज के शासनकाल को चौहानों का आरंभिक काल कहते हैं। चौहानों का कौन सा काल कहते हैं? आरंभिक काल। तो चौहानों का आरंभिक काल कहो या निर्माण काल कहो, ये काल किसका काल कहलाता है? अजयराज चौहान का। ध्यान रखना, 3 चौहान आएंगे जिनके अलग अलग काल पूछता है परीक्षा में। बता देता हूँ मैं आपको, बात आई गई तो देखो साहब, एक तो पूछेगा कि बताओ चौहानों का आरंभिक काल, चौहानों का आरंभिक काल, और ये ना पूछ के ये पूछ ले कि चौहानों का निर्माण काल, चौहानों का निर्माण काल। तो चाहे आरंभिक काल पूछे चाहे निर्माण काल पूछे, इन दोनों का जो उत्तर आएगा वो एक ही आएगा, अजयराज चौहान। दूसरा प्रश्न आता है कि बताओ चौहानों का स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? तो चौहानों का स्वर्णकाल जो कहलाता है वो किसका कहलाता है? दूसरा प्रश्न ही आएगा। और तीसरा आता है कि चौहानों का शून्यकाल, चौहानों का शून्यकाल किसका काल कहलाएगा? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 3 प्रकार के काल चौहान साम्राज्य में पूछे जाते हैं, आरंभिक काल या निर्माण काल, स्वर्णकाल, शून्यकाल। और तीनों के उत्तर समझ लेना ढंग से। देखो विद्वानों, चौहानों का जो आरंभिक काल है, निर्माण काल है, वो तुमने पढ़ लिया, अजयराज चौहान का काल। किसका काल कहलाएगा? अजयराज चौहान का काल कहलाएगा। तो अजयराज चौहान का काल। चौहानों का जो स्वर्ण काल कहलाएगा, बीसल देव चौहान का काल। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो चौहानों का क्या कहलाएगा? स्वर्ण काल। क्यों कहलाएगा, क्या है, वो तो पढ़ेंगे जब आएगी बात समझ में। लेकिन फिलहाल याद रखो कि चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? बीसल देव का काल। तीसरा है चौहानों का शून्य काल, और रणथंभौर के एक राजा होंगे प्रहलाद, उस प्रहलाद का जो काल है वो चौहानों का क्या कहलाएगा? शून्य काल कहलाएगा। 0 प्रोग्रेस जो है हुई वो प्रहलाद के काल में। तो आरंभिक काल, निर्माण काल अजयराज का काल, स्वर्ण काल बीसल देव चौहान का काल, और चौहानों का जो शून्य काल कहलाता है वो प्रहलाद का काल। आ जाओ वापस। तो गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों का आरंभिक काल किसे बताया? अजयराज के काल को। फिर प्रश्न आएगा विद्वानों, और बड़ा डीपली प्रश्न आएगा कि ये जो अजयराज चौहान है, ठीक है, इस अजयराज चौहान ने 1113 में
इस अजयराज चौहान ने क्या किया कि राजा बनते ही 1113 में खुद के नाम से एक नगर बसाया, अजमेर। कौन सा नगर बसाया? अजमेर नगर बसाया। राजा बनते इसने खुद के नाम से एक नगर बसाया, कौन सा? अजमेर नगर बसाया। और अजमेर नगर बसाने के बाद इसी अजमेर को अपनी बना दिया राजधानी। इसी अजमेर को अपनी क्या बना दिया? राजधानी बनाया। तो अजमेर नगर भी बसाया अजयराज ने, और अजमेर को चौहानों की जो राजधानी बनाया वो भी किसने बनाया? अजयराज ने बनाया। तो नगर बसाया अजमेर ने और राजधानी बनाया अजयराज चौहान ने। दूसरा प्रश्न आएगा कि विद्वानों, ये जो अजयराज चौहान है, इस अजयराज चौहान ने खुद के नाम से अजय प्रिय दंस नामक, अजय प्रिय, किसने खुद के नाम से अजय प्रिय दंस नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। अजय प्रिय दंस नामक चांदी के सिक्के चलाए। ध्यान रखना, पहली बार चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? तो अजयराज ने खुद के नाम से चलाए। और किस नाम से चलाए? अजय प्रिय दंस नामक चांदी के सिक्के इसने चलाए। दूसरी बात यहीं पे पसती है, और वो बात ये पसती है कि इसी अजयराज ने, अजयराज की पत्नी का नाम था सोमलेखा। पत्नी का क्या नाम था? सोमलेखा। और इसी सोमलेखा को हम कहते हैं सोमलवती। क्या कहते हैं इसे? सोमलवती। और इसी सोमलेखा के नाम से, इसी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए। तो खुद के नाम से भी चांदी के सिक्के चलाए और खुद की पत्नी सोमलेखा या सोमलवती के नाम से भी चांदी की क्या चलाए? सिक्के चलाए। तो इम्पोर्टेंट बात है, खुद के नाम से चलाए तो अजय प्रियदंस नामक, पत्नी के नाम से चलाए तो सोमलेखा या सोमलवती के नाम से। फिर प्रश्न आएगा, और बड़ा मुख्य प्रश्न आएगा कि ये जो अजयराज चौहान है, ढंग से समझना, कि ये जो अजयराज चौहान है, इस अजयराज चौहान ने अंतिम समय के दौरान, अंतिम समय के दौरान, जब अंतिम समय इनका चल रहा था, तो अंतिम समय के दौरान इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था। राजपाट त्याग कर अंतिम समय के दौरान इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, और राजपाट त्याग कर ये चले गए थे पुष्कर। कहाँ चले गए थे? पुष्कर। और उसी पुष्कर में जाकर ये बन गए थे साहब सन्यासी। क्या बन गए थे? ये सन्यासी बन गए। तो पुष्कर चले गए और पुष्कर में जाके क्या बन गए? सन्यासी। प्रश्न आएगा कि ये खुद तो बन गए सन्यासी, लेकिन साहब उस समय इन्होंने अजमेर का साम्राज्य जिसे सौंपा, तो जब ये पुष्कर गए राजपाट त्याग कर, तो अपने पुत्र अर्णोराज को, अपने पुत्र अर्णोराज को अजमेर का क्या बना गए साहब? ये शासक बना गए। तो अपने पुत्र को अजमेर का शासक बनाकर खुद जो है राजपाट त्याग कर कहाँ चले गए थे? सन्यासी बन गए, पुष्कर चले गए थे। अब कहते हैं कि जब ये वहाँ सन्यासी बन के पुष्कर में बैठे हुए थे, सन्यासियों वाला काम कर रहे थे, साधु महात्मा वाला काम कर रहे थे, धार्मिक आस्था इनके मन में जागृत हो चुकी थी, उसी समय इस अजमेर पर तुर्की आक्रमण हुए। कौन से आक्रमण हुए? तुर्की आक्रमण। ध्यान रखना, अजमेर पर उस समय हो गए तुर्की आक्रमण। अब जैसे ही तुर्की आक्रमण हुए, तुर्कियों ने आक्रमण किए, तो अर्णोराज मुकाबला करेगा, क्योंकि इसके काल में पहली बार तुर्की आक्रमण शुरू हुए, राजा ये बन गया था। तो जनता चली गई परेशान होके अजयराज के पास, बोले कि महाराज ये क्या है? दोनी तो बाद में रमाना, पहले जो है तुर्की आक्रमणकारियों ने जो हम पर आक्रमण कर दिया है, उनके आक्रमणों से मैं मुक्त करवाओ। वो आ गए हैं, तब कहते हैं कि साहब इन्होंने अपनी तलवार उठाई, तुर्की आक्रमणकारियों से युद्ध किया, और युद्ध के दौरान इनका सिर जो है धड़ से अलग हो गया, सिर गिर गया पुष्कर में। जहाँ पुष्कर में इनका सिर गिरा हुआ, इनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन उस मंदिर को स्थानीय भाषा में कहते हैं बकरियों वाले बाबा का मंदिर, वहाँ बकरियाँ चढ़ती है।
और कहते हैं कि धड़ तुर्की आक्रमणकारियों से लड़ता लड़ता अंजार तक पहुंच गया, इसलिए इन्हें कहा जाता है अंजार का धनी। तो इनके काल में तुर्की आक्रमण शुरू हुए और जो अजयराज थे वो सन्यासी बन गए थे, लेकिन कहते हैं कि तुर्की आक्रमणकारियों को खदेड़ते समय सिर कटने के बाद भी जो अजयराज का धड़ है, सिर कटने के बाद में भी जो अजयराज का धड़ है वो तुर्की आक्रमणकारियों से लड़ता लड़ता कहाँ पहुंच गया? अंजार में। अंजार कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और वही जाके इनका धड़ गिरा तो इनका सबसे प्रमुख मंदिर जो बना हुआ है राजस्थान में, वो कहाँ बना हुआ है? मतलब राजस्थान के बाहर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? अंजार में, गुजरात में। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 1113 से 33 तक राजा बना अजयराज चौहान। इनका जो उपनाम है, इन्हें हम कहते हैं अंजार का धनी। पंडित गोपीनाथ शर्मा ने इनके काल को चौहानों का आरंभिक काल बताया, चौहानों का निर्माण काल बताया। ध्यान रखना, इन्होंने 1113 में अजमेर नगर बसाया। अजमेर को अपनी क्या बनाया? राजधानी। इन्होंने खुद के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से, दोनों के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। खुद के नाम से चलाए तो अजय प्रिय दंश नामक, पत्नी के नाम से चलाए तो सोमलेखा या सोमलवती नाम से। अंतिम समय के दौरान राजपाट त्याग कर पुष्कर चले गए, सन्यासी बन गए, राजा बना गए अपने बेटे अर्णवराज को। उस समय तुर्की आक्रमण हुए, तो तुर्की आक्रमणों को खदेड़ते समय, युद्ध में लड़ते समय इनका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन सर कटने के बाद भी इनका धड़ जो है लड़ता लड़ता अंजार तक पहुंच गया, इसलिए इनको अंजार का क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बार पोज करके लिख लो इसको, ठीक है। अब इसके बाद आगे की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक दुर्ग से जुड़ी हुई है कि इतिहासकार कहते हैं कि इसी अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग बनवाया, अजय मेरू दुर्ग, जिसे गढ़बीटली भी कहते हैं, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अजय मेरू दुर्ग कह दो, गढ़बीटली कह दो, तारागढ़ कह दो, एक ही बात है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, किस प्रकार की अवधारणाएं हैं। तो एक दुर्ग हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो इनके काल से जुड़ा हुआ है, उसे तारागढ़ भी कहते हैं, उसी को अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, और उसी को कहा जाता है गढ़बीटली, गढ़बीटली दुर्ग। तो तारागढ़ दुर्ग कह दो, अजय मेरू दुर्ग कह दो, या गढ़बीटली दुर्ग कह दो, एक के ही नाम है ये। और ये तारागढ़ कहाँ वाला है? अजमेर वाला। कहाँ वाला पढ़ेंगे? अजमेर वाला पढ़ेंगे साहब। ध्यान रखना, राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं। राजस्थान में जो है वो तारागढ़ के नाम से कितने किले हैं? 2 किले हैं। ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में तारागढ़ के नाम से कितने किले हैं? 2 किले हैं। सबसे पहला जो किला है तारागढ़ के नाम से, वो एक तो अजमेर में है और एक कहाँ पर है? बूंदी में। दोनों पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अजमेर वाले की बात कर रहे हैं तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, 3 नाम क्यों पढ़े, किस तरीके से पढ़े, कौन सी विशेषताएं हैं, अजयराज से क्या संबंध है, सारी बात समझा रहा हूँ, ढंग से सुनिएगा। जैसे मान लो विद्वानों, ये साहब पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी जमीन है ये। इस जमीन के ऊपर यह है पहाड़ी, और इसी पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है। इसी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? एक दुर्ग बना हुआ है। और वो जो दुर्ग है, इसी पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है, और वो जो दुर्ग है, उसी दुर्ग को हम कहते हैं दोस्तों तारागढ़। इस पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है, और इस पहाड़ी पर जो दुर्ग बना हुआ है, उसी दुर्ग को हम क्या कहेंगे विद्वानों? तारागढ़ कहेंगे, ठीक है। तो वो जो दुर्ग है इस प्रकार का बना हुआ है, और इसी दुर्ग को हम साहब, इसी दुर्ग को जो है वो हम जो है कहते हैं तारागढ़ दुर्ग।
कौन सा दुर्ग कहते हैं इसे? तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये हो गया तारागढ़ दुर्ग। अब सुनना ढंग से, देखो ये पहाड़ी, ये जमीन, जमीन के ऊपर पहाड़ी, पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग। सबसे पहला प्रश्न आएगा, सबसे पहला कि साहब ये जो दुर्ग है ये प्राचीन काल में जिस पहाड़ी पर बना हुआ था, जिस पहाड़ी के हिस्से पर ये दुर्ग बना हुआ है, उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो ध्यान रखना, उस पहाड़ी का जो नाम था वो था नाग पहाड़ी। ढंग से सुनना अब एक एक बात को। उस पहाड़ी का क्या नाम था? नाग पहाड़ी। ये वही नाग पहाड़ी है अजमेर वाली, जहाँ से लूणी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? लूणी। तो लूणी नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ से गुजरती है, वो नाग पहाड़ी है अजमेर वाली। अब सुनो, नाग पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ था, तो फिर इसे तारागढ़, अजमेरू, गढ़बीटली क्यों कहा गया? वो सारे प्रश्न पढ़ना यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो एक एक चीज़ ढंग से समझना शुरू कर देना। सबसे पहला प्रश्न पूछ ले कि बताओ इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो इस दुर्ग की जो नींव रखी गई विद्वानों, वो रखी गई 7वीं शताब्दी में। ढंग से समझना, इस दुर्ग की जो नींव रखी गई वो कब रखी गई? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो तारागढ़ दुर्ग की नींव पहली बार जो रखी गई वो कब रखी गई विद्वानों? 7वीं शताब्दी में। किसने रखी? तो तारागढ़ दुर्ग की जो नींव रखी विद्वानों, ये तारागढ़ दुर्ग की नींव रखी थी अजयपाल चौहान ने। आंखें खोल के समझना है। हम राजा तो पढ़ रहे थे अजयराज चौहान, लेकिन यहाँ पर राजा आ गया अजयपाल चौहान। तो नींव 7वीं शताब्दी में रखी गई, और किसके द्वारा रखी गई? तो अजयपाल चौहान के द्वारा। और ये बात कहता है कर्नल टोड। ये बात कौन कहता है दोस्तों? कर्नल टोड कहता है। तो कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग की नींव रखी गई 7वीं शताब्दी में, और नींव किस व्यक्ति के द्वारा रखवाई गई? अजयपाल चौहान के द्वारा। तो प्रश्न आ जाए, किस दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो 7वीं शताब्दी में। किसने रखी? तो अजयपाल चौहान ने रखी। लेकिन प्रश्न आ जाए कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ, ठीक है, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ 12वीं सदी में। कब हुआ दोस्तों? 12वीं सदी में। और इसका जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया इसका अजयराज चौहान ने। अजयराज, इसका जो निर्माण करवाया वो निर्माण करवाया अजयराज चौहान ने। तो नींव रखी अजयपाल चौहान ने, और जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? अजयराज चौहान ने। दोनों अलग अलग। तो नींव अजयपाल चौहान, निर्माण अजयराज चौहान। नींव 7वीं शताब्दी, निर्माण 12वीं शताब्दी। और ध्यान रखना है विद्वानों कि जब अजयराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया, तो सबसे पहला जो इस दुर्ग का नाम रखा, सबसे पहले नंबर पे इस किले का जो नाम रखा, वो नाम क्या रखा इसका? अजय मेरू। अजयराज का अजय शब्द जोड़ा गया, मेरू का मतलब है पहाड़ी। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब अजय मेरू दुर्ग जो नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? अजयराज चौहान के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा जो नाम रखा गया इसका, वो दूसरा नाम रखा गया तारागढ़। किसने रखा, क्यों रखा, और वर्तमान में जो लोकप्रिय है ये तारागढ़ के नाम से लोकप्रिय है। ध्यान रखना, ये दुर्ग वर्तमान में जिस नाम से लोकप्रिय है, जिस नाम से पढ़ा जाता है, वो कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। तो सुनिए, इसका नाम जो तारागढ़ रखा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका नाम जो तारागढ़ रखा गया, वो तारागढ़ नामकरण कैसे हुआ, किसने रखा? तो तारागढ़ जो नामकरण हुआ, तारागढ़ जो नाम रखा गया, वो तारागढ़ नाम रखा दोस्तों। और ये तारागढ़ नाम रखा था मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, तारा के नाम पर
इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों, तारागढ़ रख दिया। तो तारागढ़ नाम जो पड़ा, तारागढ़ नाम जो रखा गया वो रखा दोस्तों मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने कालांतर में जब इस किले पर अधिकार किया तो इस किले की मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है, अगले पेज में बढ़ाता हूँ। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे हम इतिहास में कहते हैं उड़ना राजकुमार, ध्यान रखना। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। कोई बता सकता है क्यों कहा जाता है? तो जब भी ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ कि साहब उड़ना जो राजकुमार है वो हम कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को। मुख्य प्रश्न ये है, जब भी ऑफलाइन बेचेज में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, मैंने कहा उड़ना राजकुमार कौन, तो 90% विद्यार्थी कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। फिर मैं उनसे पूछता हूँ मैंने बताओ क्यों, तो फिर उनके उत्तर अलग अलग आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब इसलिए उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इनको जो उड़ना राजकुमार कहते हैं वो इसलिए कहते हैं, इसलिए उड़ना राजकुमार इनको पढ़ा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि जो मेन मुद्दे की बात है वो ये आएगी कि दोस्तों उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, तो पूछते हैं वो विशेष प्रश्नों के आधार पे। तो पहले लोग जो कहते हैं बोले गुरुजी ये तेज धावक था और जब ये दौड़ता था तो ऐसा लगता था मानो दौड़ रहा नहीं है, उड़ रहा है, इसलिए इतिहास में इसको क्या कह दिया, उड़ना राजकुमार कह दिया। परिभाषा क्या है, गलत। फिर कुछ लोग जो विद्वान टाइप के होते हैं बोले गुरुजी हम बताएंगे, उन्हें पता भाई, बोला गुरुजी इसके पास ऐसे घोड़े थे जो बहुत तेज दौड़ते थे और जब ये उन घोड़ों की घुड़सवारी करता तो ऐसा लगता मानो घुड़सवारी नहीं कर रहा है, उड़ रहा है, इसलिए इतिहास में क्या कह दिया, उड़ना राजकुमार कह दिया। तो ये परिभाषा भी गलत। क्यों उड़ना राजकुमार कहते हैं वो सुनिए आप और ढंग से समझिए। इसको उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी रहकर स्थायी रूप से सेवाएं दे ही नहीं पाए। ये 2 साल इस राजा के दरबार में, 1 साल उस राजा के दरबार में, फिर 1 साल उसके दरबार में, फिर 2 साल इसके दरबार में, तो पूरा जीवन काल अस्थायी तौर पर गुजरा इसका। स्थायी रूप से कहीं भी रहकर अपनी सेवाएं नहीं दे पाया। चंद स्वार्थ के खातिर दल बदलता गया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो स्थायी रूप से रहकर काम नहीं कर पाया। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उड़ता ही रहा, दल बदल करता ही रहा, इसलिए इसको इतिहास में क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो ध्यान रखना, उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, तो दल बदल करने के कारण। किस लिए कहते हैं इसको, दल बदल करने के कारण, यानी कि स्थायी रूप से रहकर कहीं भी सेवाएं नहीं दे पाया, और जब कहीं भी सेवाएं नहीं दे पाया तो इतिहास में किस नाम से जाना गया, उड़ना राजकुमार के नाम से। ठीक है, तो आते हैं वापस कि इस दुर्ग का नाम जो तारागढ़ रखा वो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा अपनी पत्नी तारा के नाम पर। और कहते हैं कि साहब पृथ्वीराज ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद अपनी पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। क्लियर बात आ गई समझ में यहाँ तक की। फिर दूसरा प्रश्न है कि साहब इसका जो तीसरा नाम हम पढ़ते हैं गढ़बीटली, बताओ ये किसने रखा, क्यों कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के आंसर, क्योंकि राजस्थान की धरती वीरों से खाली थोड़ी है, वीर एक से बढ़ के एक भरे हुए हैं यहाँ पे, तो वीरों से खाली नहीं है धरती। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ये तो बीठड़ की पहाड़ी पे बना हुआ है और बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली कहते हैं। तो फिर मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा चेला जी ये कहाँ गढ़ बीठड़ की पहाड़ी दिख रही है, तो पहाड़ी तो नागपहाड़ी है, कहाँ दिख रही है बीठड़ की पहाड़ी। तो अब ढंग से समझो, इस प्रश्न का उत्तर एक बहुत सीधा सा है। अजमेर राजस्थान का वो नगर है, वो जिला है जिस पर हमेशा मुगलों का अधिकार रहा। किसका अधिकार रहा, मुगलों का। कहते हैं कि एक बार मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले पर अधिकार किया, और जब इस पर अधिकार किया तो यहाँ का प्रशासक बना दिया विट्ठल दास गौड़ को। यहाँ का
जो जिम्मेदारी सौंपी, जिस व्यक्ति को यहाँ का प्रशासक बनाया, जिसे जिम्मेदारी सौंपी, उसका नाम था विट्ठल दास गौड़। और सारी कलाकारी उसी विट्ठल दास गौड़ ने कर दी। विट्ठल दास गौड़ ने क्या किया कि सबसे पहले इस पहाड़ी का नाम बदला, और जिस पहाड़ी के हिस्से पर यह दुर्ग बना हुआ है केवल उसी हिस्से का बदला, और नाग पहाड़ी से उसका नाम बदल के कर दिया, खुद के नाम से रख दिया बीठड़ की पहाड़ी। क्या नाम रख दिया उस हिस्से का? बीठड़ की पहाड़ी। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब बीठड़ की पहाड़ी ये हो गई। फिर दूसरा काम क्या किया कि इसी ने, कहते हैं कि इसी ने जो है वो इस दुर्ग का नाम भी बदला और खुद के नाम से, ध्यान रखना, इसी ने इस दुर्ग का नाम भी बदला और खुद के नाम से इस दुर्ग का नाम रख दिया गढ़बीटली। अरे क्या नाम रख दिया? गढ़बीटली। तो हम पढ़ने लग गए कि साहब बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली कहा जाता है। लेकिन ये सारी कलाकारी जो की थी वो शाहजहाँ के काल में विट्ठल दास गौड़ ने की थी। उसने पहाड़ी का नाम बदल के खुद के नाम पर बीठड़ की पहाड़ी कर दिया, दुर्ग का नाम बदल के खुद के नाम पर गढ़बीटली कर दिया, बीठली दुर्ग कर दिया। तो हम पढ़ने लग गए कि बीठड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़बीटली कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, और वो लाइन ये है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो लाइन आती है कि साहब शाहजहाँ द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक, शाहजहाँ द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक। शाहजहाँ ने यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया वो पढ़ रहे हैं। तो शाहजहाँ द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक, और शाहजहाँ ने यहाँ का प्रशासक जिसे नियुक्त किया वो था साहब, जिसका नाम था, जिसको यहाँ का प्रशासक बनाया उसका नाम था विट्ठल दास गौड़। विट्ठल दास गौड़। और जो सारी कलाकारी की वो इसी विट्ठल दास गौड़ ने की। पहाड़ी का नाम कर दिया खुद के नाम से बीठड़ की पहाड़ी, दुर्ग का नाम रख दिया खुद के नाम से बीठली दुर्ग। तो पढ़ने लग गए गढ़बीटली। तो नामकरण को लेकर जो जितनी भी बातें थी सब कंप्लीट हो गई कि साहब पहला नाम अजयमेरु पड़ा, फिर तारागढ़ पड़ा, अंत में कहते हैं गढ़बीटली। और क्यों कहते हैं, क्या है, वो सारी परिचर्चा में इस क्लास में पढ़ा चुका। अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि विद्वानों, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का वो दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सबसे ज़्यादा जो लोकल हमले हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो किस दुर्ग पर हुए हैं? तारागढ़ पर। तो सबसे ज़्यादा लोकल हमले, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण राजस्थान के जिस दुर्ग पर हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? तारागढ़। और प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तो तारागढ़ पे हुए हैं, बताइए सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किस पर हुए? तो बटनेर पर। ध्यान रखना किस पर हुए हैं? बटनेर पर। दूसरा प्रश्न है कि एक साहित्यकार हुआ है और उस साहित्यकार का नाम है बिशप हेबर। बिशप हेबर। और ये जो बिशप हेबर नाम का साहित्यकार है, इस बिशप हेबर ने, ध्यान रखना, ये बिशप हेबर नाम का जो साहित्यकार है, इस बिशप हेबर ने इसी तारागढ़ दुर्ग को कह दिया है पूर्व का जिब्राल्टर। क्या कह दिया है? पूर्व का जिब्राल्टर। ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो पूर्व का जिब्राल्टर जो हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तो इसे कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। दूसरा प्रश्न आएगा कि इस दुर्ग में कौन कौन सी इमारतें हैं जो देख लेना एक है, जिनमें से प्रश्न आता है। तो सबसे पहली इमारत जो वेरी 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 मोस्ट है, और कहते हैं कि इस दुर्ग में एक दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। इस तारागढ़ दुर्ग में एक दरगाह है और दरगाह का क्या नाम है? मीरान साहब की दरगाह। ढंग से समझना।
राजस्थान की 5 दरगाह ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ अजमेर में, सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में, मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में, तारकीन की दरगाह नागौर में और संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। तो राजस्थान की 5 दरगाह ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक दरगाह है मीरान साहब की दरगाह। और ये कैसी दरगाह थी, तो बड़ा मुख्य प्रश्न है कि मीरान साहब की दरगाह राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह थी, राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी। तो ये दरगाह राजस्थान की एकमात्र ऐसी दरगाह थी जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ जाता है कई बार कि राजस्थान की वह कौन सी दरगाह थी जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी, तो वो कौन सी थी? मीरान साहब की। क्यों नहीं चढ़ती थी? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अजमेर वो जिला था जिस पर हमेशा मुगलों का गहरा अधिकार रहा, और एक मुगल बादशाह जिसका नाम था औरंगजेब ने जब इस किले पर अधिकार किया, ढंग से समझना, एक मुगल बादशाह था औरंगजेब, और जब औरंगजेब ने इस किले पर अधिकार किया तो देखा कि एक दरगाह बनी हुई है। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब ने सोचा कि यार ये किला तो राजपूतों का है, चौहानों का है, इसके अंदर दरगाह कैसे बन गई? तो औरंगजेब ने ऐलान करवा दिया कि जब तक मीरान साहब का पता नहीं चलता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन थे, क्या थे, जब तक इनकी वास्तविकता का पता नहीं चलता है, तब तक इनकी दरगाह में हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हरा रंग जो है वो एक सच्चा मुसलमान ही ओढ़ सकता है। एक इस्लाम का जो पवित्र रंग है वो हरा रंग है। जो कुरान के अंदर लिखा हुआ पाक रंग जो है इस्लाम का वो हरा रंग है, और हरा रंग जो है वो एक सच्चा मुसलमान ही ओढ़ सकता है, ऐसा औरंगजेब का मानना था। तो औरंगजेब ने कहा कि जब तक मीरान साहब का पता नहीं चलता है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन थे, क्या थे, तब तक इनकी दरगाह में हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाएगी। और उस समय इनकी दरगाह में हरे रंग की चादर चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में, ढंग से समझ लेना, प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में इसमें हरे रंग की चादर चढ़ती है कि नहीं चढ़ती? तो चढ़ती है वर्तमान में तो, लेकिन प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया था जब हरे रंग की चादर चढ़ाने पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यहाँ ये भी समझ लेंगे हम लोग कि ये जो प्रतिबंध लगा ये किसके काल में लगा था? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में प्रतिबंधित, औरंगजेब के काल में क्या हो गया था? प्रतिबंध लग गया था। तो औरंगजेब के काल में प्रतिबंधित था साहब। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसी तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है घोड़े की मज़ार। विश्व का एकमात्र ऐसा दुर्ग है तारागढ़ जिसमें केवल घोड़े की मज़ार बनी हुई है। तो घोड़े की मज़ार बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पृथ्वीराज चौहान III का घोड़ा था नाट्यरंभा, उसका स्मारक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मीरान साहब का घोड़ा था, उसका स्मारक है। किसी का भी हो, घोड़े की जो मज़ार है वो किस दुर्ग में बनी हुई है? तारागढ़ अजमेर में। तीसरा प्रश्न कि इसी तारागढ़ दुर्ग में, ढंग समझ लेना, तीसरा प्रश्न है कि इसी तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी, और रूठी रानी कहते हैं उमादे को। राजस्थान की रूठी रानी किसे कहते हैं? उमादे। इस उमादे का महल बना हुआ है, ध्यान रखना। राजस्थान की रूठी रानी उमादे का जो महल बना हुआ है वो राजस्थान की रूठी रानी उमादे का महल बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है। तो रूठी रानी उमादे का महल भी किस दुर्ग में है? तारागढ़ अजमेर में। अच्छा, एक बात यहाँ मैं करता हूँ कि देखिए, प्रश्न अगर आता है
कि राजस्थान की रूठी रानी किसे कहते हैं? राजस्थान की रूठी रानी, तो आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो रूठी रानी है वो हम कहते हैं उमादे को। किसे कहते हैं? उमादे को कहते हैं। राजस्थान में रूठी रानी के 2 महल बने हुए हैं, ध्यान रखना। रूठी रानी के कितने महल बने हुए हैं? 2। एक तो भी पढ़ी लिया हमने कि एक महल तो बना हुआ है तारागढ़ अजमेर में। रूठी रानी उमादे का जो एक महल बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? तारागढ़ अजमेर में बना हुआ है। और रूठी रानी उमादे का जो दूसरा महल बना हुआ है राजस्थान में वो बना हुआ है जयसंबंध झील के किनारे। जयसंबंध झील के किनारे। और ये जयसंबंध झील जो है ये स्थित है उदयपुर में। तो रूठी रानी का जो दूसरा महल बना हुआ है वो जयसंबंध झील के किनारे बना हुआ है। और ये जयसंबंध झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। क्लियर? तो ध्यान रहे कि राजस्थान की रूठी रानी उमादे 2 महल तारागढ़ में भी है। सुनाऊंगा कहानी जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रूठी रानी पहले ही दिन मालदेव से रूठ गई और रूठ के चली गई तारागढ़ अजमेर में। तो इसका जो पहला महल बना हुआ है वो तारागढ़ में बना हुआ है और दूसरा महल जो बना हुआ है वो बना हुआ है जयसंबंध झील के किनारे उदयपुर में। क्लियर? और कहते हैं कि इस रूठी रानी की जो छतरी बनी हुई है ना साहब, रूठी रानी की छतरी, तो ये छतरी बनी हुई है केलवा नामक स्थान पर। और एक केलवा पड़ता है राजसमंद में। ये केलवा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ध्यान रखना। कहते हैं कि इतनी ऐसी रूठी मालदेव से कि कभी दोबारा मालदेव के पास गई नहीं, तारागढ़ छोड़ के केलवा में चली गई। और उसी केलवा में मालदेव के मरने के बाद उसकी पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी? मां सती हो गई थी। तो महल 2 जगह और छतरी 1 जगह, केलवा राजसमंद में। तो आ जाओ पिछले डायग्राम पे कि रूठी रानी उमादे का महल भी किसमें बना हुआ है? तारागढ़ अजमेर में। अच्छा, वापस रिपीट कर देता हूँ, ढंग से सुनिएगा। देखो, तारागढ़ दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। एक बात विशेष ध्यान रखना, तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग है, एक अजमेर में एक बूंदी में है। इसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा कि साहब इस दुर्ग की नींव रखी गई 7वीं सदी में, अजयपाल चौहान ने रखी। और ये बात कहता है कर्नल टोड। तो प्रश्न आ जाए कि इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो 7वीं सदी में अजयपाल चौहान के द्वारा। लेकिन इसका निर्माण कब हुआ? तो 12वीं सदी में। किसने करवाया? अजयराज चौहान ने। फिर प्रश्न आता है कि अजयराज चौहान ने जब इसका निर्माण करवाया तो सबसे पहले इसका जो नाम रखा वो क्या रखा? अजयमेरू दुर्ग। फिर हमने पढ़ा कि इसका नाम तारागढ़ किसने रखा? तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, कहते हैं कि पृथ्वीराज ने कालांतर में इस किले पर अधिकार किया, इस किले की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। तो दूसरा नाम हो गया तारागढ़। और गढ़बीटली के संबंध में इम्पोर्टेंट बात कि मुगल बादशाह शाहजहां ने यहाँ का एक प्रशासक नियुक्त किया जिसका नाम था विट्ठल दास गोड़। और सारी कलाकारी विट्ठल दास गोड़ ने कर दी। विट्ठल दास गोड़ ने क्या किया कि खुद के नाम से, पहले इस पहाड़ी का नाम नाग पहाड़ी था, तो नाग पहाड़ी के जिस हिस्से पर यह दुर्ग बना हुआ था केवल उसी पहाड़ी का नाम बदला और खुद के नाम पर रख दिया बीटड़ की पहाड़ी। फिर दुर्ग का नाम बदला, खुद के नाम पे कर दिया गढ़बीटली। तो हम पढ़ने लग गए कि बीटड़ की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़बीटली कहा जाता है। फिर हमने बात की कि तारागढ़ दुर्ग वो दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक कौन से आक्रमण हुए हैं? स्थानीय आक्रमण। बिशप हेबर ने तारागढ़ को क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर का है। यहाँ एक दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह। अच्छा, एक प्रश्न और कि जिब्राल्टर क्यों कहा है? क्या होता है जिब्राल्टर? तो मैं आपको बता दूं कि वो स्थान जो अनियमित ऊंचाई पर स्थित होता है, वो स्थान जो ऊबड़ खाबड़ होता है, उस स्थान को जिब्राल्टर की संज्ञा दी जाती है। ये दुर्ग देखो, कहीं से ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा। तो ऊंचाई कैसी है इसकी? अनियमित है। तो अनियमित ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया? जिब्राल्टर कहा गया। और जब पूरे भारत के नक्शे में ऐसा दुर्ग हम देखते हैं तो एकमात्र दुर्ग नजर आता है तारागढ़, इसलिए इसको पूर्व का क्या कहा गया है? जिब्राल्टर। यहाँ मीरान साहब की दरगाह है, एकमात्र ऐसी दरगाह जिसमें हरे रंग की चादर नहीं चढ़ाई जाती थी। वर्तमान में तो चढ़ती है, लेकिन किसके काल में प्रतिबंधित की गई? तो औरंगजेब के काल में। यहीं पर बने हुए घोड़े की मजार
यहीं पे रूठी रानी उमादे का महल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली तारागढ़ अजमेर से जुड़ी हुई। अच्छा, इससे पहले आज जो हमने पढ़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा ढंग से। अजमेर के चौहानों का डायग्राम बनाया। अजयराज बना, अर्नोराज बना, जगदेव बना, बीसल देव बना, अपरगांगे बना, पृथ्वीराज सेकंड बना, सोमेश्वर बना और पृथ्वीराज चौहान थर्ड बना। कौन किसका पुत्र था क्या था वो हमने पढ़ा। इसके बाद पहला राजा अजयराज चौहान 13 से 33 अंजार का धनी कहते हैं, चौहानों का आरंभिक काल कहलाता है। 1113 में अजमेर बसाया, इसी को राजधानी बनाया। खुद के नाम से चांदी के सिक्के चलाए अजय प्रियदम्स नामक, पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के चलाए सोमलेखा या सोमलवती नामक। अंतिम समय के दौरान राजपाट त्याग दिया, पुष्कर जाके सन्यासी बन गया और शासक बना दिया अपने बेटे अर्णोराज को। अर्णोराज के काल में तुर्की आक्रमण हुए तो खदेड़ते समय युद्ध किया, सिर धड़ से अलग हो गया, धड़ लड़ता लड़ता अंजीर तक पहुंच गया तो कह दिया अंजार का धनी। इसके बाद हम बात करें तो प्रश्न आता है गढ़बेटली दुर्ग का, तारागढ़ दुर्ग का, जिससे जुड़ी हुई वार्तालाप मैं आपको बता चुका हूँ और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों अजमेर के चौहानों का ये भाग 2 जो है, जो अजयराज चौहान से जुड़ी हुई वार्तालाप थी। शुरुआत में अजमेर के चौहानों का जो डायग्राम था वो मैंने आपको बताया। इससे आगे की परिचर्चा इसी ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो आप कुलधरा ऐप से जुड़े रहिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कुलधरा।